हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ये हम आपसे आशा व उम्मीद रखते हैं। सभी प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कोशिका से संबंधित 40 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। 40 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोशिका के संबंधित हैं और वे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर हम बात करते हैं आत्मघाती की थैली। आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इसी की बात करने वाले। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर बात करने वाले कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? तो कोशिका के अंदर जो केंद्र पाया जाता है उसकी खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी कोशिका के अंदर के केंद्र की। फिर हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत करने के लिए दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन एवं स्वान। दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन, दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, एक का नाम था स्लीडन और एक का नाम था स्वान। इन दो वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर हम बात करते हैं सर्वप्रथम कोशिका संरचना को किसने देखा? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की या कोशिका को किसने देखा? सेम ही बात है। तो सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? सेम बात है, रॉबर्ट हुक ने देखा। किसने देखा रे? रॉबर्ट हुक। कब देखा आपको पता है सभी को? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के अंदर इस कोशिका को देखा था। अब हम बात करते हैं कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? अब जैसे कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक होते हैं, उन सब के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है दोस्तों? केंद्रक करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो कोशिका के अंदर जितनी भी उपापचय क्रिया होगी उन सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक करता है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के किन किन भागों में डीएनए होता है। एक कोशिका होगी, उस कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक होंगे, उनमें से किस किस में डीएनए होता है? सभी को पता है, एक तो मेन केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। एक कोशिका के अंदर कोशिकांग जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी क्या होता है? उसके अंदर भी क्या होता है? डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होता है? एक जो कि पादप कोशिका होती है जिसके अंदर प्लेस्टिड पाया जाता है, उसका भी खुद का डीएनए होता है। तो प्लेस्टिड, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? खुद का डीएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? उस कोशिकांग का नाम क्या है? तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है दोस्तों? राइबोसोम नाम है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये दो प्रकार का होता है। एक का नाम है 70S और एक का नाम है 80S प्रकार का राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो कोशिका के अंदर जो राइबोसोम बनाने का काम है, कोशिका के अंदर जो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। अब हम बात करते हैं कि वसा व लिपिड अणु बनाने में सहयोगी कोशिका। तो कोशिका के अंदर वसा व लिपिड कौन बनाता है? तो आपको बताएं अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER होती है, जो दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जिसमें से चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती है? प्रोटीन व लिपिड बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि कोशिका के अंदर वसा व लिपिड बनाने का काम कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। फिर देखते हैं यकृत की कोशिकाओं में विष व दवा को निराविष करने में कौन सहायता करता है? यकृत की कोशिकाओं में विष व दवा, तो जो हमारा यकृत है उसके अंदर जो भी दवा व विष होगा उसको निराविष करने में कौन सहायता करता है? कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है? तो ये सेम हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये इसका आंसर हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या करती है? हमारे यकृत की कोशिकाओं के अंदर जो भी दवा व विष होता है उसको निराविष करने में क्या करती है? सहायता। फिर हम बात करते हैं किस कोशिकांग में एटीपी का निर्माण होता है? तो ये सीधा आंसर बात है, जो कोशिका का पावर हाउस है ना
वही है जिसके अंदर ही तो क्या बनती है, एटीपी बनती है, इसलिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका में एटीपी का निर्माण किस कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये भी याद रखना दोस्तों, कोशिका के अंदर जो कि एटीपी का निर्माण होता है किस कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम बात करने वाले हैं जनन कोशिकाओं में। देखो यहाँ ये 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर वाला, किस अंगक में स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो यहाँ पर होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या होगा दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक भाग है जहां पर इस कोशिका के अंदर क्या होगा, जितने भी स्टार्च हैं, तेल है, प्रोटीन, ऐसे पदार्थ जो भी होंगे वो कोशिका के अंदर ल्यूकोप्लास्ट वाले भाग में स्टोर होंगे। अब हम बात करते हैं जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। जनन कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो याद रखना दोस्तों, तो जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर देखो कोशिका में अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र। कोशिका के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो भी इस कोशिका के काम करने, उन पदार्थों को निपटान करने का काम कौन करता है, तो ये भी याद रखना दोस्तों, जिसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है दोस्तों, लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, कोशिका के अंदर वाले जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसका निपटान करेगा। फिर लास्ट 16 क्वेश्चन क्या बचा यहाँ पर, डीएनए का पूरा नाम ये सभी को पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका में पता ना अंतर क्या है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये पादप कोशिका अंदर कोशिका भित्ति होती है, वो बनी किसकी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो कि थोड़ा क्या होता है, थोड़ा जटिल होता है तथा कठोर होता है, जो पादप को क्या है, आकृति या उसको सुदृढ़ बनाने का काम करता है। फिर एक कोशिका को रंगने के लिए विलयन का प्रयोग किया जाता है। जब कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो ऐसे ही देखेंगे तो उसके अंदर जो भी विभिन्न भाग है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उस कोशिका को क्या है, रंगा जाता है। तो कौन से विलयन काम लेते हैं, एक का नाम हो जाएगा आयोडीन, एक का नाम हो सेप्रानिन, सेप्रानिन, मेथिल ब्लू, ये 3 प्रकार के विलीन है जिससे कोशिका को क्या किया जाता है, रंगा जाता है, ताकि कोशिका के अंदर विभिन्न भाग आसानी से दिखाई दिए। आयोडीन, सेप्रानिन, मेथिल ब्लू, ये आधा ब्लू है, मेथिल ब्लू। अब देखो कोशिका झिल्ली बनी होती है। वैसे देखो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। यहाँ पूछा है कोशिका झिल्ली किसकी बनी है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, वसा व लिपिड की, वसा नहीं, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर याद ध्यान रखना, जो हमारी कोशिका झिल्ली है, कोशिका के बाहर पाई जाती है, वो प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। फिर यहाँ पर ध्यान देना, सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में बनाने वाला कोशिकांग कौन सा है। सामान्य शर्करा होती है नॉर्मल, जो कि सरल वाली होती है, उसको जटिल बनाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी उपकरण करता है। कौन करता है दोस्तों, गोल्जी उपकरण। तो याद रखना दोस्तों, सरल शर्करा को जटिल शर्करा बनाने का कार्य कौन करता है, गोल्जी उपकरण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यही तो है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति वो किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है जो कि किस में नहीं होती है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका। तो इस दुनिया के, इस संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो चतुर्मुर्ग के अंडे की कोशिका कौन सी होगी, चतुर्मुर्ग के अंडे की, चतुर्मुर्ग के अंडे की कोशिका, चतुर्मुर्ग के अंडे की कोशिका को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका
है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। फिर यहाँ पर देखते हैं कोशिका में CO2 व O2 के आवागमन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है। जैसे मतलब कोई कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो भी ये केंद्रक हो गया तो इसके अंदर जो CO2 व O2 है अंदर कैसे अंदर बाहर किस प्रक्रिया के द्वारा आते हैं। तो ये सभी को पता होना चाहिए, विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। तो विसरण द्वारा ही कोशिका के अंदर CO2 व O2 का प्रवेश होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 23 क्वेश्चन हो गए, बाकी वाले हम और क्वेश्चन स्टडी करते हैं लिख के, जो 40 क्वेश्चन पूरे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 23 सवाल अभी हमने डिस्कस किया, अब 24वें सवाल को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 24वें सवाल क्या है, कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या है। कोशिका झिल्ली जो बाहर पाई जाती है कोशिका के बाहर, उसकी विशेषता क्या है। तो ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य। तो ये वर्णात्मक पारगम्य होती है, जो पदार्थों का चयन करके ही अंदर लेती है पदार्थों को। तो कोशिका जो बाहर से अंदर वाले पदार्थ बाहर भेजती है, बाहर वालों को अंदर लेती है, तो वो क्या करती है? पदार्थों का चयन करती है, वर्णात्मक पारगम्य। फिर कोशिका में जल का नियमन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर लेना जल को, कोशिका से बाहर निकालना, ये किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा। परासरण के द्वारा दोस्तों याद रखना आप। फिर है कि मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है। तो ये पाई जाती है प्लीहा में। किस में पाई जाती है दोस्तों? प्लीहा में पाई जाती है। लसिका कोशिका किस में पाई जाती है? प्लीहा में। प्लीहा में याद रखना दोस्तों। तो जो लसिका कोशिका मानव शरीर में किस में पाई जाती है? प्लीहा में पाई जाती है। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मादा के अंदर होती है अंडाणु। कौन सी होती है? अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी दोस्तों? ये तो बड़ी है, अगर छोटी की पूछे तो भी क्या हो जाएगी? मानव शरीर की कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। शुक्राणु। तो याद रखना दोस्तों, जनन कोशिकाओं के अंदर हमेशा एक कोशिका बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? अंडाणु, और छोटी होगी शुक्राणु। अब पूछे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका दोस्तों। कौन सी कोशिका हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों 29वां, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। याद रखना दोस्तों, माइकोप्लाज्मा। ये सही है ना दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरणों से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितने आवरण होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पर 2 आवरण होते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार की आकृति होती है माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो ये इसके ऊपर आवरण हो गए, एक माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार होता है, तो इसके ऊपर कितने आवरण हो गए? एक ये देखिए कितने हो गए? 2 हो गए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कितने आवरणों से घिरा होता है? 2 आवरणों से। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है या केंद्र के, उसमें तो डीएनए होता है, उसके बाहर कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और कहाँ मिलता है? जैसे कि पादप कोशिका के अंदर प्लेस्टिड होता है, उसमें भी तो मिलता है। तो प्लेस्टिड में भी मिलता है। तो ये ऐसे कोशिकांग हैं जहाँ पर न्यूक्लियस के अलावा जो बाहर भाग है वहाँ पर ये डीएनए मिलता है। प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो प्लेस्टिड यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो 2 होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट। एक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो कि प्लेस्टिड के बारे में पूछे, प्लेस्टिड कितने प्रकार का होता है? प्लेस्टिड 2 प्रकार का होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्जी ने। किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज की। फिर हम देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखना अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक खुरदरी व एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो एक मैं लिख दूं
खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और एक कौन सी हो जाएगी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी और एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी। जैसे कि एक SER होगी, एक ER, ठीक है ना। एक खुरदरी कौन सी होगी, रफ RER, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी क्या होगी, स्मूथ, जिन्हें SER ऐसे भी बोल सकते हैं, तो SER होगी। तो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये दो प्रकार की होगी। अब पूछे ATP का पूरा नाम, तो ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखना दोस्तों, ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम इस कोशिका के केंद्र में, वो किसके बने होते हैं दोस्तों, ये बने होते हैं DNA वे प्रोटीन के, DNA वे प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो भी गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम है जो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं वो DNA वे प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमारे 36 सवाल हो गए। अब 37 का सवाल यहाँ पर देखो, एक कोशिकीय जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, जैसे अमीबा जैसे बहुत सारे एक कोशिकीय जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, एंडोसाइटोसिस। कौन सी प्रक्रिया होती है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। अमीबा क्या करते हैं, अपने पादा विकसित करता है, भोजन को घेर लेता है और अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जीव द्रव्य क्या कहते हैं पता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक दोनों को साथ में बोलते हैं जीव द्रव्य। दोनों को साथ में क्या बोलते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य। ये भी याद रखना, केवल कोशिका द्रव्य को नहीं बोलेंगे, केवल केंद्र को नहीं बोलेंगे, दोनों को एक साथ बोलेंगे, जीव द्रव्य। फिर क्रोमेटिड पदार्थ क्या होता है, तो धागे सदृश्य संरचना होती है। क्या होती है, धागे जैसी कुंडलित संरचनाएं, धागे जैसी कुंडलित संरचनाएं होती हैं, जो कि क्या होता है, क्रोमेटिड पदार्थ होता है। जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तब उसके अंदर जो क्रोमेटिड पदार्थ है वो ऐसे ऐसे धागे जैसी संरचना के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो वो क्रोमेटिड पदार्थ कैसा होता है, कुंडलित धागे जैसी संरचना होती है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है, एक होती है। क्या होती है, एक क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अगुणित कोशिका भी बोलते हैं। कैसी बोलते हैं, अगुणित कोशिका। इसके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम होता है, जोड़ी में नहीं होता है, केवल एक ही क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। फिर एक देखो 40 सवाल हमने बात की थी, अब 2 सवाल एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं और आ ही गए हैं। तो मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 46 होती है। कितनी होती है, 46, या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। अब 41 है तो 42वां सवाल भी देख लेते हैं। आकार परिवर्तन करने वाले एक कोशिकीय जीव का नाम क्या है, ये प्रश्न मैं आपको देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखना है कि आकार परिवर्तन करने वाले एक कोशिकीय जीव का नाम क्या है। वो भी एक कोशिकीय जीव है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों जरूर। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा होता है दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा, मस्त लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।